नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन या प्रोन्नति के वक्त रिजर्वेशन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। आपको ज्ञात होगा, हमारे संविधान में प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में यह बताया था कि सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन एक बार नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा रहा था, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में कहा कि यह जो प्रमोशन में भी आरक्षण है, यह 5 वर्षों के लिए आगे और चालू रहेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया। उस संशोधन के बारे में एम नागराज के केसेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निश्चित किए कि यदि ये पैरामीटर्स पूरे होते हों तभी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में भी आज इतने वर्षों तक प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर एक या दूसरे कई केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और उनमें अलग अलग निर्णय दिए गए हैं। तो यह जो लेटेस्ट निर्णय है, उसके अंदर किन विषयों पर स्पष्टता की गई है, वह आज के अंक में देखते हैं। एम नागराज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी और एसटी कैटेगरी का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस केस में अभी जो वर्तमान में जर्नैल सिंह एंड लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में यह एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि यह जो इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है, जिसके लिए क्वांटिफाइबल डेटा एकत्र करना है सरकार को, उसके लिए कौन सी यार्डस्टिक अपनानी चाहिए। इसके पहले का जो जजमेंट था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का, उसमें भी लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक यार्डस्टिक डिसाइड कर दें जिसके बेसिस पर एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त है या नहीं, यह जांचा जा सके। लेकिन उस समय भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और कोई भी यार्डस्टिक प्रिस्क्राइब नहीं की थी। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि संविधान के अंदर जो कार्य पूर्णतया एग्जीक्यूटिव के दायरे में आते हैं, कार्यकारिणी के दायरे में आते हैं, उनके बारे में डायरेक्शंस इश्यू करना या एडवाइजरी इश्यू करना वह ना तो कानून सम्मत है और ना ही उचित है। इसलिए कोर्ट इस प्रकार के कोई भी डायरेक्शंस या सलाह देना नहीं चाहती। सरकारी सेवाओं में एससीज और एसटीज का रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त है, यह कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के नक्की किया जा सकता है और वे सारे के सारे फैक्टर्स कोर्ट सोच नहीं सकती कि वो कौन कौन से फैक्टर होंगे। इसीलिए एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम नागराज के केस में और जर्नैल सिंह के केस में कि इस प्रकार के जो क्राइटेरिया है कि कितना रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो उसे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मानना और किसे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मानना, यह राज्य ही नक्की करेगा। राज्य का अर्थ है सरकार, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आ जाती है। तो यह एक कॉन्शियस डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई क्राइटेरिया नक्की करती है कि जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि एससी और एसटी का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, तो यह राज्य सरकारों के विवेकाधीन जो कार्य क्षेत्र हैं उसको कम करना या उस पर लगाम लगाने जैसा हो जाएगा। उसके अलावा
हमारे विविधताओं भरे इस देश में लोकल कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि पूरे देश के लिए समान नहीं हो सकती। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस नए निर्णय में भी यह कह दिया है कि कोई भी यार्डस्टिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय नहीं की जाएगी, जिसके द्वारा यह निश्चित किया जा सके कि क्या एससीज और एसटीज का प्रमोशनल पोस्ट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था वो यह था कि जो इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन यह निर्धारित करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है, वह किस यूनिट के लिए करना है। एम नागराज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि सरकार को कैडर स्ट्रेंथ को एक यूनिट मानना चाहिए रोस्टर ऑपरेट करने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर रूपलाल एंड अनदर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर्स के केस में यह निर्धारित किया था कि दो पोस्ट का पे समान होने मात्र से उनको समान पोस्ट नहीं माना जा सकता। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 मापदंड निर्धारित किए: द नेचर एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर एक्सरसाइज्ड बाय द ऑफिसर होल्डिंग अ पोस्ट, जो पोस्ट को होल्ड करता है उस ऑफिसर का पावर कितना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, द एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल और अदर चार्ज हेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज, जो एरिया है टेरिटोरियल वह कितना है, द मिनिमम क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, उन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए यदि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की है तो वो क्या है, और द सैलरी ऑफ द पोस्ट, और उसके बाद में वेतन। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी के केस में यह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफर किया जा सके या इंटरचेंजेबल हो तो वह भी कॉमन कैडर का एक एसेंशियल एट्रीब्यूट या उसका एक लक्षण है। आरके सब्बरवाल के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैडर के बारे में ही बात की थी। सरकार के अंदर जो भी पोस्ट हैं उनको अलग अलग सर्विसेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। सर्विसेज को क्लासेस या ग्रुप्स में, और एक क्लास या ग्रुप के अंदर फिर अनेकों ग्रेड हो सकते हैं। फंडामेंटल रूल 9 इंटू ब्रैकेट 4 के अंदर कैडर को डिफाइन किया गया है। कैडर टू मीन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस और पार्ट ऑफ अ सर्विस सैंक्शनड एज अ सेपरेट यूनिट, एक अलग यूनिट के रूप में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हो उसे कैडर कहते हैं। तो इसलिए जो पूरी सर्विस है, entire service cannot be considered to be a cadre for the purpose of promotion from one post to the higher post in a different grade। तो पूरी की पूरी सर्विस को हम एक कैडर नहीं मान सकते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए जो कैडर है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब यह निर्णय दिया है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, जो क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है एससीज और एसटीज का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए, वह पूरी सर्विस या क्लास या ग्रुप के लिए नहीं हो सकता, लेकिन यह उस ग्रेड या कैटेगरी की पोस्ट के लिए हो सकता है जिसके लिए प्रमोशन दिया जाना है। अर्थात जिस कैडर में नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाना है केवल उसी ग्रेड या कैटेगरी के लिए क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है और उसी के आधार पर यह निर्धारित करना है कि एससीज और एसटीज का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। थर्ड इश्यू जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, ऐसा माना जा सकता है। यहां पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एम नागराज और जर्नैल सिंह के केसेस का हवाला देते हुए यह कहा कि हम इसके बारे में कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं करेंगे। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह प्रमोशनल पोस्ट के लिए किन फैक्टर्स को ध्यान में लेते हैं जिनके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससीज और एसटीज का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं।
प्रमोशनल पोस्ट्स में एससी और एसटीज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, यह एक बार सुनिश्चित करने के बाद कितने समय के बाद उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, यह भी इश्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। इस बारे में यह भी दलीलें दी गई कि जो एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, वह लाभ इन कैटेगरीज में भी बहुत ही गिने चुने कुछ लोगों ने ले लिया है। कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से तो एग्री है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको समय समय पर रिव्यू करना आवश्यक है, लेकिन कितने समय बाद यह रिव्यू होना चाहिए, इसके बारे में स्पष्टतया कोई भी समय अवधि निर्धारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है और यह कहा है कि यह रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। रीजनेबल पीरियड कितना होना चाहिए वह सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। एम नागराज का जजमेंट कब से प्रभावी होगा, इसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से निर्णय मांगा गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंदिरा साहनी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रमोशन के लिए कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जा रहा था और काफी लंबे समय से दिया जा रहा था, तो उसे 5 वर्षों के लिए और कंटिन्यू रखा गया, लेकिन उसके बाद में इसे बंद कर देना था। लेकिन वह 5 वर्ष की समयावधि समाप्त होने से पहले ही संविधान के अंदर संशोधन कर दिया गया। यह संविधान में संशोधन तो 17 जून 1995 से किया गया, लेकिन उसे जब चैलेंज किया तो एम नागराज का जजमेंट 19 अक्टूबर 2006 को दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड यह जो संविधान में संशोधन किया है वह तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन तभी हो सकता है जब क्वांटिफाइबल डेटा सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाए, जिसमें यह बताया जाए कि जो एससी और एसटीज हैं उनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर एफिशिएंसी उससे प्रभावित नहीं होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 को रिफर किया, जिसमें यह बताया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी निर्णय दे सकती है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एम नागराज के जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अन्यथा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। कई एम्प्लॉइज प्रमोशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर प्रमोट हो चुके हैं और उनमें से कई तो निवृत्त भी हो चुके होंगे। एम नागराज का जजमेंट 2006 में दिया गया, जबकि आर्टिकल 16 के अंदर सब आर्टिकल 4 कैपिटल ए 1995 से लागू कर दिया गया इंदिरा साहनी के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। तो यदि एम नागराज के जजमेंट को 1995 से ही लागू कर दिया जाए तो वह कई एम्प्लॉइज की सीनियोरिटी को फिर से बनानी पड़ेगी और उसमें कई सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए वह नुकसानकारक होगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि एम नागराज का जो जजमेंट है वह प्रोस्पेक्टिव होगा, अर्थात वह 2006 में जब यह निर्णय दिया गया उसके बाद से ही लागू होगा। नेक्स्ट इश्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह आया कि बीके पवित्रा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यह कर्नाटक का केस था जिसे बीके पवित्रा 2 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें सैंपलिंग के बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट किया था और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एससी एसटीज का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है। तो क्या वह मेथड सही है? बीके पवित्रा 2 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि कैडर शब्द का
वास्तव में कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। लेकिन अभी इस जजमेंट में, यह जो नया जजमेंट दिया है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैडर के बारे में विस्तार से चर्चा की और यह पाया कि कैडर के लिए ही क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है और उसी के आधार पर यह निर्धारित करना है कि क्या एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। इसलिए यह जो ऑब्जर्वेशन था बीके पवित्रा 2 के केस में, वह सही नहीं था। ग्रुप्स में कैडर्स होती हैं, इस तथ्य को बीके पवित्रा 2 के केस में ध्यान में लिया गया था और इसी के आधार पर ग्रुप्स के लिए यदि डेटा कलेक्ट किया जाए तो वह ठीक होगा। यह निर्णय जो बीके पवित्रा 2 के केस में लिया गया था, वह एम नागराज और जर्नैल सिंह, जिन दोनों केस के अंदर कैडर को अलग माना है, उससे विपरीत था। इसलिए यदि राज्य को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए उसे कैडर के लिए यह जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस कैडर में एससी और एसटी का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीके पवित्रा 2 के केस में ग्रुप्स के लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया था, ना कि कैडर के लिए, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदन दे दिया था, वह सही नहीं है और वह एम नागराज और जर्नैल सिंह के जजमेंट के विरुद्ध का था। तो इस प्रकार से बीके पवित्रा 2 का जो जजमेंट है, वह उसके अंदर जो निर्णय दिया गया था उससे असहमति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जता दी है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।